मैं राधेश्याम सर आपके सामने आज सिविल इंजीनियरिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट लेकर के आया हूँ, फ्लूइड मैकेनिक्स। ये सब्जेक्ट हमारे सिविल इंजीनियरिंग में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसका मैं एनालिसिस कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आज कराऊँगा आपको। तो जब कंपटीशन की बात करते हैं तो हम लोग जब जूनियर इंजीनियर की तैयारी करते हैं तो हम सबसे पहले बात करते हैं एसएससी जेई की। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि फ्लूइड मैकेनिक्स से एसएससी जेई में कितने नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, अर्थात इसका क्या एसएससी जेई में वेटेज है। तो आपको पता होगा एसएससी जेई में दो तरह के एग्ज़ाम होते हैं आपका। एक आपका होता है प्री टाइप, जिसको ऑब्जेक्टिव टाइप बोलते हैं, और एक होता है आपका मेंस, जो आपका सब्जेक्टिव होता है, जैसे आप लोग डिप्लोमा या बीटेक में आप लोग पेपर देते हैं। तो मैं आपको बता दूं प्री में 200 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें 100 नॉन टेक्निकल और 100 टेक्निकल के क्वेश्चन रहते हैं। तो मैं यहाँ पे टेक्निकल की बात करूँगा, नॉन टेक्निकल की बात नहीं करूँगा। तो नॉन टेक्निकल में आउट ऑफ 100 में 8 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप आपके बनते हैं, 8 to 10 मार्क्स, और 30 to 60 मार्क के क्वेश्चन आपके एसएससी जेई के मेंस में आते हैं। ये आउट ऑफ 300, यानी 300 में 30 to 60 मार्क के क्वेश्चन आपके एसएससी जेई में आएंगे। तो आपको पता चल गया होगा इसका वेटेज क्या है। 1 नंबर से सिलेक्शन हमारा रुकता है, ये तो आपके 8 से 10 नंबर है। इसलिए आपको सिलेक्शन पाना है तो आपके सभी सब्जेक्ट को ध्यान से पढ़ना होगा। किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ करके आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए आप ध्यान दीजिए कि सभी सब्जेक्ट को ध्यान से पढ़ना है। तो ये जो फ्लूइड मैकेनिक्स है ये आपका इतना इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए इसका एनालिसिस करना बहुत ही आवश्यक है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स का जो एनालिसिस है या एसएससी जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे हमको इतना नंबर मिलेगा, इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इसका सिलेबस क्या है। जब आप ये सिलेबस देख लेंगे तो सिलेबस से आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या क्या पढ़ लिया जाए तो हम लोग एसएससी जेई में इतना नंबर हमको मिल जाएगा। तो सिलेबस की बात करते हैं तो फ्लूइड मैकेनिक्स का जो एनालिसिस है वो 6 पार्टों में बांट दिया गया है, जिसमें सबसे पहला पार्ट जो होता है आपका वो है इंट्रोडक्शन। रुक दीजिए। तो सबसे पहला पार्ट है इंट्रोडक्शन, अर्थात इंट्रोडक्शन में हम लोग ये समझेंगे कि फ्लूइड मैकेनिक्स होता क्या है, या आगे के जो भी चैप्टर हैं या जो भी पार्ट हैं उसका एनालिसिस करने के लिए क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट हमको चाहिए, वो चीज़ हमको अच्छे से समझने के लिए आपको इंट्रोडक्शन जानना ज़रूरी है। तो इंट्रोडक्शन में हम क्या क्या पढ़ेंगे इसके बारे में हम शॉर्ट में आपको बताते हैं। इंट्रोडक्शन में ही हम लोग जानेंगे व्हाट इज फ्लूइड, फ्लूइड क्या है, कैसे हम लोग समझें कि जो है ये फ्लूइड जो है आया, ये कहाँ से आया, इसके बारे में हम आपको बताएंगे फ्लूइड क्या है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके कंपटीशन से, आपके नॉलेज से पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। ये प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड इतना इम्पॉर्टेंट है, आपसे मैं बता दूं कि आगे के जितने भी पार्ट हैं उसमें छोटी से छोटी दिक्कतें आएंगी यदि आप ये चीज़ें नहीं पढ़े रहेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे आपका डेंसिटी क्या होता है, वेट डेंसिटी क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, इन सब का अध्ययन हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड में करेंगे। तो आगे बढ़ते हम लोग इसमें देखिए क्या आगे पढ़ेंगे हम लोग, टाइप्स ऑफ फ्लूइड। ये इतना टॉपिक हम लोग इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे। फिर सेकेंड टॉपिक है आपका हाइड्रोस्टैटिक। अब हाइड्रोस्टैटिक्स में आप लोग एक चीज समझने का प्रयास करिएगा कि हाइड्रोस्टैटिक होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं, हाइड्रो का मतलब द्रव से होगा या वाटर से होगा, और स्टैटिक्स का जो मतलब हो जाएगा वो विराम अवस्था से। यानी इस टॉपिक के अंतर्गत आपको पढ़ना क्या है कि जब कोई भी वाटर या कोई भी लिक्विड विराम अवस्था में होता है या संतुलन की अवस्था में होता है तो उसका एनालिसिस हम कैसे करेंगे या उसका एनालिसिस कैसे किया जाता है, वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोस्टैटिक्स में। तो हाइड्रोस्टैटिक्स के एनालिसिस में क्या क्या टॉपिक आपको फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ना है इसकी बात हम करते हैं। तो आपको पढ़ना है सबसे पहला टॉपिक व्हाट इज प्रेशर,
नाम आप सुने होंगे प्रेशर का। मैं आपको यहाँ बताऊँगा कि प्रेशर कितने प्रकार के होते हैं। जैसे आप लोग नाम सुने होंगे गेज प्रेशर, बहुत से लोग कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं कि गेज प्रेशर क्या होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का नाम सुने होंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे पड़ा, उसके जनक कौन है, कैसे मेजर किया जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल बात करेंगे। तो प्रेशर का एनालिसिस करने के बाद आप दूसरा चीज़ पढ़ेंगे इसी में, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। और जब प्रेशर की बात आएगी तो प्रेशर का जो इफेक्ट होता है, जो एप्लीकेशन होता है या जो फोर्स होता है, उसकी हम बात करते हैं टोटल प्रेशर। और उसके बाद एक टॉपिक है आपका बायंसी। तो ये चीज़ें आपको आई होप समझ में आया होगा कि हाइड्रोस्टैटिक्स में क्या क्या टॉपिक हमको कवर करना है। आप लोग डिप्लोमा में ये सब एक एक चैप्टर में पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पे इसको टॉपिक वाइज ही क्लासीफाई करके मैं इस हाइड्रोस्टैटिक्स में आपका एनालिसिस कराऊंगा। जैसे प्रेशर, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, टोटल प्रेशर और बायंसी। तो जब प्रेशर की बात करते हैं तो पास्कल जी को याद किया जाता है, और जब बायंसी की बात करते हैं तो आर्किमिडीज जी को याद किया जाता है। ये आप लोग देखे होंगे। तो ये हाइड्रोस्टैटिक्स में इतना टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। फिर आते हैं अगले टॉपिक के बारे में। थर्ड टॉपिक है हाइड्रोकाइनेमेटिक। अब देखिए, अभी तक हम लोग हाइड्रोस्टैटिक्स में ये देखें कि द्रव जब विराम अवस्था में होता है तो उसका क्या प्रभाव होता है, उसका एप्लीकेशन कैसे किया जाता है, उसका एनालिसिस कैसे करते हैं। लेकिन जब हम हाइड्रोकाइनेमेटिक की बात करते हैं तो हाइड्रोकाइनेमेटिक में आपको पता ही होगा, नाम से ही स्पष्ट है कि काइनेमेटिक का मतलब होता है मोशन से। तो जब आपका फ्लूइड मोशन में आ जाता है तो उसका एनालिसिस हम लोग हाइड्रोकाइनेमेटिक के अंतर्गत किया जाता है। लेकिन मोशन में आने के बावजूद किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, इसके बारे में डिटेल आपको बताऊंगा। फिलहाल अभी सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो हाइड्रोकाइनेमेटिक की जब बात करते हैं तो दो जैसे इसमें हाइड्रोस्टैटिक्स में पास्कल जी को हमने देखा, आर्किमिडीज जी को हमने देखा। उसी तरह जब हाइड्रोकाइनेमेटिक की बात करते हैं तो दो लोगों की बात जरूर किया जाता है। एक है लैग्रेंजियन और एक है आपके यूलेरियन। अर्थात जब फ्लूइड आपका फ्लो में आ जाता है तो हम लोग फ्लो की दशा में दो लोगों के अनुसार फ्लूइड फ्लो का एनालिसिस किया जाता है, एक लैग्रेंजियन के अनुसार और एक यूलेरियन के अनुसार। ये दो चीज़ें आपके लिए बिल्कुल नहीं हैं, तो कुछ लोग पढ़े भी होंगे, लेकिन आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके बारे में मैं डिटेल आपके बारे में बताऊंगा। अभी हम आपको ये बता रहे हैं कि फ्लूइड मैकेनिक्स का एनालिसिस करने के लिए कौन कौन से टॉपिक आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि किसी भी चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर करने से पहले आपको ये जानना जरूरी होता है वो होता क्या है। तो अभी नाम याद करने का प्रयास करिए, क्योंकि नाम जब दिमाग में आएगा तो उसके बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ेगी और फिर धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा। तो ये लैग्रेंजियन और यूलेरियन दो चीज़ आपने देखा। और हाइड्रोकाइनेमेटिक की जब बात करते हैं तो एक बहुत ही फेमस टॉपिक की बात होती है, आप लोग नाम सुने होंगे, कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन की जब बात करते हैं तो सबके दिमाग में केवल आता है A1 V1 A2 V2, लेकिन आपको मैं बता दूं कि यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं वो जो A1 V1 या A2 V2 होता है वो आपका वन डायमेंशनल फ्लो की दशा में लागू होता है। लेकिन आपको यहाँ पे मैं 3 डायमेंशनल कैसे कंटिन्यूटी इक्वेशन बेस्ड होता है उसका एनालिसिस मैं आपको कराऊँगा। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन के बाद आप पढ़ेंगे स्ट्रीम फंक्शन क्या होता है, इक्विपोटेंशियल फंक्शन क्या होता है, स्ट्रीम लाइन क्या होती है, इक्विपोटेंशियल लाइन क्या होती है। ये बहुत ही फेमस टॉपिक है, आप लोग अक्सर एग्जाम देते होंगे तो नाम सुने होंगे स्ट्रीम लाइन और इक्विपोटेंशियल लाइन में क्या रिलेशन होता है। तो ये क्वेश्चन आता है, तो मैं आपको बता दूं ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। कैसे परपेंडिकुलर होते हैं वहाँ पर जब मैं डिस्कस करूँगा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँगा। उसके बाद एक टॉपिक आता है फ्लो नेट। तो ये 3 टॉपिक आपने देखा कि इस 3 टॉपिक में किस किस टॉपिक का हमको एनालिसिस करना है। तो आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, चौथा।
अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। जैसे अभी तक आप लोग ने 3 पार्ट के बारे में देखा, अब चौथे पार्ट की बात हम लोग करते हैं। तो जो चौथा पार्ट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोडायनेमिक। अब अभी तक आप लोग नाम सुन रहे थे हाइड्रोकाइनेमेटिक, अब यहाँ पे आ गया हाइड्रोडायनेमिक। तो अक्सर लड़के कंफ्यूज रहते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोडायनेमिक एंड हाइड्रोकाइनेमेटिक। तो आज हम एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आपको क्लियर कर देते हैं कि हाइड्रोडायनेमिक और हाइड्रोकाइनेमेटिक में क्या अंतर है। आप लोग मैकेनिक्स में एक टॉपिक सुने होंगे, डायनेमिक्स। यानी मैकेनिक्स को जब क्लासिफाई करते हैं तो 2 पार्टों में आता है, एक स्टैटिक्स और एक डायनेमिक्स। तो डायनेमिक में ही हम आपको बता देते हैं, ये 2 पार्ट होते हैं, एक काइनेमेटिक्स और एक काइनेटिक्स। हिंदी में इसको बोलते हैं शुद्ध गतिकी, इसको बोलते हैं बल गतिकी। इसके बारे में यदि आप जानते हैं तो हाइड्रोकाइनेमेटिक और हाइड्रोडायनेमिक को आप अच्छे से समझ जाएंगे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोकाइनेमेटिक और केवल काइनेमेटिक में क्या है। जैसे देखिए, ये कोई बॉडी है और हमने इस बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया। जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये जाहिर सी बात है, या तो मोशन में आएगा या तो मोशन में नहीं भी आ सकता है। यदि सपोज करिए ये मोशन में आ गया, तो मोशन में जब आता है तो आप क्या क्या इस चीज़ का अध्ययन करते हैं, ये देखिए। जैसे इसका शुरू में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यदि ये बॉडी यहाँ पे आ गया तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है, ये यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्प्लेसमेंट तय किया, इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया, या इस पे कितना फोर्स लगा हुआ है। इन सारी चीज़ों का एनालिसिस हम लोग मोशन में करेंगे। लेकिन इसी मोशन में काइनेमेटिक्स और काइनेटिक में अंतर भी करना है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब फोर्स को ध्यान में न रखते हुए, ऐसा नहीं है कि बिना फोर्स के मोशन संभव है, लेकिन फोर्स को आप ध्यान नहीं देंगे तो बिना फोर्स को कंसीडर किए हुए केवल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, इन सब का एनालिसिस करते हैं तो ये कहलाता है काइनेमेटिक्स। तो अभी एक चीज़ आप नाम सुने थे हाइड्रोकाइनेमेटिक्स, इसके पहले जो तीसरा पार्ट था। तो हाइड्रोकाइनेमेटिक्स की बात करेंगे तो आप लोग को नाम से यह स्पष्ट है, हाइड्रो मतलब होगा द्रव से और काइनेमेटिक मतलब शुद्ध गतिकी। अर्थात इसके अंतर्गत द्रव जब मोशन में होगा तो उसके फोर्स एनर्जी को ध्यान न रखते हुए केवल उस फ्लूइड के एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, इन सब का केवल एनालिसिस किया जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और काइनेटिक्स का क्या मतलब हुआ, इस काइनेटिक्स में काइनेमेटिक्स जुड़ा होता है। कैसे जुड़ा होता है, अर्थात काइनेटिक्स के अंतर्गत हम उन सारी चीज़ों का एनालिसिस करते हैं जो है, जैसे एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, लेकिन जिस चीज़ को नेग्लेक्ट कर रहे थे उसको भी कंसीडर कर लेते हैं। अर्थात काइनेटिक्स में आपको फोर्स का भी एनालिसिस करना है, एनर्जी का भी एनालिसिस करना है, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, सारी चीज़ों का एनालिसिस करना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या डिफरेंस होता है काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स में। तो उसी तरह जब हम लोग हाइड्रोडायनेमिक की बात करेंगे तो हाइड्रोडायनेमिक में हम लोग हाइड्रोकाइनेमेटिक की वो सारी चीज़ें यूज करेंगे, जैसे क्या वेलोसिटी होता है, क्या एक्सेलरेशन होता है, क्या डिस्प्लेसमेंट होता है। लेकिन इसके साथ साथ इस लिक्विड पे कितना फोर्स होगा फ्लो की दशा में, उस पर कितना क्या उसके पास एनर्जी होगी, इन सारी चीज़ों को हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो हाइड्रोडायनेमिक और हाइड्रोकाइनेमेटिक का अंतर समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ हाइड्रोडायनेमिक में क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें 2 फेमस इक्वेशन हैं जिसके एनालिसिस करने के बाद आगे की टॉपिक आपके क्लियर होंगे, और आगे के जितने भी टॉपिक्स हैं, चाहे वो ओपन चैनल फ्लो हो, चाहे हाइड्रोलिक मशीन हो, ये टॉपिक का एनालिसिस जो लड़का अच्छे से नहीं किया होगा वो आगे कॉन्सेप्ट भूल जाएगा। जैसे एक आता है आपका यूलर इक्वेशन और दूसरा आता है बर्नौली। बर्नौली इक्वेशन। और जब कहीं भी कोई भी लिक्विड जब मोशन में होता है और उसके एनालिसिस की बात आती है तो हम लोग बर्नौली जी को जरूर याद करते हैं। तो कंटिन्यूटी और बर्नौली ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो आपसे कहीं पूछ दे कंटिन्यूटी किससे रिलेटेड है तो वो रिलेटेड है हाइड्रोकाइनेमेटिक से, और पूछा जाए बर्नौली किससे रिलेटेड है तो याद रखिए कि वो हाइड्रोडायनेमिक में है।
क्यों? क्योंकि कंटिन्यूटी जो इक्वेशन होता है वो आप सुने होंगे, एक छोटा सा एग्जांपल a1 v1 बराबर a2 v2। तो इसमें केवल हम लोग वेलोसिटी का एनालिसिस करते हैं, वो कितने फोर्स से ये वेलोसिटी गेन किया है इसको ध्यान में नहीं रखते हैं। लेकिन जब हम बर्नौली की बात करते हैं तो उसमें वेलोसिटी की बात तो करते ही करते हैं, साथ में प्रेशर अर्थात फोर्स के इफेक्ट का भी एनालिसिस करते हैं। जैसे आप लोग पढ़े होंगे z प्लस पी अपॉन रो जी और प्लस v स्क्वायर अपॉन 2g बराबर कांस्टेंट। ये आपका बर्नौली इक्वेशन है और ये आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन है, और ये रिलेटेड होता है हाइड्रोकाइनेमेटिक्स से और ये रिलेटेड होता है हाइड्रोडायनेमिक्स से। तो आपको आई होप समझ में आ गया, इसमें प्रेशर भी है, वेलोसिटी भी है, अर्थात फोर्स भी है एक तरह से और वेलोसिटी दोनों है, और इसमें केवल वेलोसिटी होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसके बारे में आगे हम लोग डिटेल अध्ययन करेंगे। अभी इसके बारे में मैं बता देता हूँ। तो यूलर्स इक्वेशन, बर्नौली इक्वेशन, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम में आता रहता है, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन। जैसे आप लोग नाम सुने होंगे, एक बहुत ही फेमस इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है बेंचुरीमीटर। नाम आप लोग सुने होंगे, लेकिन इसके बारे में मैं डिटेल बताऊंगा ये किस पे बेस्ड है। तो नाम तो बता दिए बर्नौली पे है, लेकिन इसका मेन काम क्या है, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में जरूर पूछता है कि बेंचुरीमीटर का काम क्या है। इसमें है फिर आपका फ्लो नाजल, इसका काम क्या है, फिर ऑरिफिस मीटर, इसका काम क्या है, और फिर एक और फेमस टॉपिक है पिटॉट ट्यूब। और भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके बारे में बताएंगे, लेकिन ये चार आपके फेमस हैं जिसके बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये पिटॉट ट्यूब जो होता है और बेंचुरीमीटर जो होता है, दोनों बर्नौली पे बेस्ड है, लेकिन दोनों का काम अलग है। लेकिन जो फ्लो नाजल और ऑरिफिस मीटर होता है वो बिल्कुल इसी के जगह पे प्रयोग किया जाता है, बेंचुरीमीटर के जगह पे, केवल इनका फंक्शन अलग अलग होता है। तो इनके बारे में भी डिटेल बताऊंगा, आगे हम लोग अध्ययन करेंगे। अभी सिलेबस की बात करते हैं। तो हाइड्रोडायनेमिक में इतना चीज़ों का अध्ययन किया जाएगा। एक चीज़ और ले लेते हैं हम लोग, ऑरिफिस का डिटेल अध्ययन हम लोग इसी के अंतर्गत करते हैं, हाइड्रोडायनेमिक के अंतर्गत। तो ये आपके 4 पार्ट आपके क्लियर हो गए हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट लेकर के आते हैं आपका जो है अगला 5th पार्ट। तो जब हम 5वें पार्ट की बात करते हैं तो एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, डिप्लोमा में इस पार्ट का एनालिसिस बहुत कम दिया हुआ है, बहुत ही कम है, लेकिन कंपटीशन में इसका वेटेज ज़्यादा है। तो इस पार्ट का जो एनालिसिस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देखिएगा कि ये टॉपिक क्या है। इस टॉपिक को हम लोग फ्लूइड फ्लो के नाम से जानते हैं, अर्थात फ्लूइड फ्लो, यानी जितने तरह के फ्लो होते हैं फ्लूइड के, उन सब का डिटेल एनालिसिस हम लोग इसके अंतर्गत करेंगे। जैसे नाम आप सुने होंगे लेमिनार फ्लो, इसी को हम लोग विस्कस फ्लो भी कहते हैं। तो केवल नाम आप सुने होंगे, लेकिन इसका जो डिटेल एनालिसिस है वो इस टॉपिक के अंदर किया जाएगा। ये पूरा एक चैप्टर है, एक टॉपिक है आपका जो है लेमिनार फ्लो, तो इसका एनालिसिस हम लोग करेंगे। फिर दूसरा जो है आपका आता है टर्बुलेंट फ्लो, फिर इसी में आपका आएगा पाइप फ्लो, ये भी टर्बुलेंट फ्लो के ही अंतर्गत आता है, इसी का टॉपिक है, लेकिन ये अलग चैप्टर होता है, इसके लिए अलग से लिख दे रहे हैं। पाइप फ्लो हो गया, फिर आपका बाउंड्री लेयर थियरी हो गया, बाउंड्री लेयर थियरी, फिर आपका ड्रैग एंड लिफ्ट हो गया, ड्रैग एंड लिफ्ट हो गया, फिर छठा आपका हो गया ओपन चैनल फ्लो या कंप्रेसिबल फ्लो हो गया। ये इतने तरह के फ्लो का एनालिसिस हम लोग इसके अंतर्गत करेंगे। तो आप लोग डिप्लोमा में ये केवल पाइप फ्लो ही आपके डिप्लोमा में दिया हुआ है, बाकी ये जितने भी पांच टॉपिक है ये आपके हायर लेवल जो है एजुकेशन में इसका एनालिसिस किया जाता है। लेकिन फिलहाल मैं इन सब का भी कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही ईजी तरीके से बताऊँगा, आप लोग ध्यान से देखते चलिएगा। उसके बाद इसी के अंतर्गत आता है OCF, ओपन चैनल फ्लो।
क्योंकि ये जब आप जो लोग बीटेक किए होंगे वो जानते होंगे ये अलग सब्जेक्ट ही है अपना एक, लेकिन आपके कंपटीशन में इसी के अंतर्गत इसका एनालिसिस किया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है। तो आपका 5वां पार्ट ये है। अब लास्ट 6 पार्ट के बारे में आपको बता देता हूँ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। 6 पार्ट है आपका डायमेंशन एनालिसिस। ये भी आपके डिप्लोमा का सिलेबस नहीं है ये, लेकिन ये आपके कंपटीशन का जो है ये टॉपिक है। अक्सर लोग इसको छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। जैसे आपको याद दिला दें, आपसे पूछता है कि रेनॉल्ड नंबर क्या होता है, या और भी नंबर आप सुने होंगे जैसे फ्रॉड नंबर क्या होता है, वेबर नंबर क्या होता है, यूलर नंबर क्या होता है, मैक नंबर क्या होता है। इन सब का एनालिसिस हम लोग डायमेंशन एनालिसिस में करेंगे। लेकिन एक बात आपको बता दूं, इसी में एक फेमस इक्वेशन है या थ्योरम है, बकिंघम पाई थ्योरम। ये आपके ईएस का टॉपिक है, डिप्लोमा में इससे रिलेटेड नहीं पूछेगा, ठीक है, मॉडल वॉडल के बारे में। लेकिन आपका जो है ये इसके बारे में मैं बता देता हूँ। बकिंघम पाई थ्योरम के एनालिसिस हम लोग डायमेंशन एनालिसिस में करते हैं। और एक होता है रियलाइज थ्योरम। ये आपके पूरे 6 पार्ट आपके जो है कंप्लीट हो गए। इतना एनालिसिस यदि आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में जान जाएंगे अच्छे से कि फ्लूइड मैकेनिक्स है क्या। और जो क्वेश्चन बनेंगे आपके, चाहे वो SSC JEE के हो, चाहे किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में हो, आप लोग इतना एनालिसिस कर लेते हो तो ईजिली आप अच्छे से अच्छा नंबर पा जाओगे। लेकिन एक बात मैं और करता हूँ अलग से, कंपटीशन की जब बात आती है तो वो भी एक अलग सब्जेक्ट ही है, लेकिन उसका एनालिसिस हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में ही कर लेते हैं। जो लास्ट 7वां पार्ट है हाइड्रोलिक मशीन। हाइड्रोलिक मशीन की जब बात आती है तो चलिए एक चीज़ आपको बता देते हैं। पूछता है कि मशीन क्या है, तो आप लोग 3 इडियट मूवी देखे होंगे। 3 इडियट में पूछता है कि व्हाट इज मशीन, तो बहुत आसान भाषा में बताता है। तो मैं भी आपको आसान भाषा में बताता हूँ कि मनुष्यों का काम जो आसान कर दे उसे मशीन कहते हैं। ठीक है, ये बात बहुत अच्छी बात है। लेकिन इतनी बात जानने के बावजूद क्या आप कंपटीशन के एक भी क्वेश्चन कर पाएंगे? वो तो पिक्चर था, वहाँ तो हीरो अपना एक्सप्लेन किया अच्छे से, लेकिन मैं आपको बता दूं काम आसान कर देती है, ये जान गए। इससे बहुत अच्छा लगा और अपने अंदर कॉन्फिडेंस आया कि हम मशीन को अच्छे से समझ गए। लेकिन एक छोटा सा उस पर अभी एफिशिएंसी पूछ दिया जाए क्या फार्मूला होता है तो वो समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आपको मशीन की जो थियोरेटिकल डिफिनीसन है या आपका जो प्रैक्टिकल डिफिनीसन है उसको भी आपको समझना पड़ेगा। केवल आपका जो है डायरेक्ट जो है केवल ऐसे हंसी मजाक से ही केवल आपका कंपटीशन नहीं निकल पाता है। तो ये सही है, कोई पूछे कि मशीन क्या है तो आप परिभाषा दे सकते हैं, मनुष्यों का काम जो आसान कर दे उसे मशीन कहते हैं। ठीक है, जैसे आपको 10 किलोमीटर जाना है तो आप पैदल चल रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, वहीं आप बाइसिकल का प्रयोग कर रहे हैं, आप मोटरसाइकिल का प्रयोग कर रहे हैं या किसी अन्य मशीन का प्रयोग कर रहे हैं तो ईजिली आप पहुँच जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल मशीन की एक्चुअल डिफिनीशन मैं बताता हूँ, मशीन क्या होती है इसके बारे में यहाँ छोटा सा डिस्कस कर देते हैं। पढ़े होंगे, हर वह डिवाइस या वह डिवाइस जो किसी भी प्रकार की एनर्जी को गेन करता है। अर्थात एक टॉपिक आप ध्यान दीजिएगा कि कोई भी मशीन बिना एनर्जी के नहीं चलती है, इसलिए परिभाषा ध्यान दीजिएगा। हर वह डिवाइस जो किसी भी प्रकार की पहले एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी को ग्रहण करता है, फिर उस एनर्जी को किसी दूसरी एनर्जी में या किसी अन्य वर्क में जो आपका चेंज करता है वह डिवाइस मशीन कहलाती है। अर्थात जैसे फैन हो गया, जब तक इलेक्ट्रिक एनर्जी नहीं लेगा तब तक आपको एयर नहीं देगा। कोई मोटरसाइकिल हो गया, जब तक आपका फ्यूल नहीं लेगा किसी एनर्जी ग्रुप में तब तक वर्क नहीं करेगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो आप देखेंगे कि कोई भी मशीन बिना एनर्जी लिए वर्क नहीं करती है। तो इसकी जो एक्चुअल डिफिनीशन है कि मशीन वह डिवाइस होती है जो पहले किसी प्रकार की एनर्जी को ग्रहण करता है, फिर उस एनर्जी को किसी अन्य एनर्जी में या किसी वर्क में चेंज करता है। यदि ये जानते हैं तो एनर्जी क्या होता है, जो लेता है उसको इनपुट एनर्जी कहते हैं, जो वो देता है वो आउटपुट एनर्जी कहते हैं, इनके बारे में अच्छे से आप समझ जाएंगे। तो मशीन, लेकिन यहाँ पे है हाइड्रोलिक मशीन। तो आपके जीवन में बहुत सारी मशीनें आएंगी, लेकिन हम सबके बारे में यहाँ फोकस नहीं कर पाएंगे, न सबके बारे में सबका अलग अलग क्राइटेरिया है। हम यहाँ पे केवल हाइड्रोलिक मशीन की बात करेंगे, अर्थात वह मशीन जो आपके द्रव से रिलेटेड है। जैसे एक नाम आपको बताते हैं क्या क्या पढ़ना है, बहुत ही फेमस नाम है इसका। जैसे आप पढ़े होंगे टरबाइन, टरबाइन, और दूसरा आप पढ़ेंगे पंप के बारे में। तो
हाइड्रोलिक जैक, हाइड्रोलिक प्रेस, इनके बारे में भी हम थोड़ा बहुत आपको क्लियर कर देंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा आपके कंपटीशन में यही दोनों आता है, एक टरबाइन और एक पंप। तो अब पूछा जाए टरबाइन क्या है, पंप क्या है, तो आप इजीली डिफाइन कर सकते हैं कि टरबाइन भी एक तरह की मशीन है। मशीन जो काम करेगा वही काम टरबाइन भी करेगा। मशीन क्या करता है, किसी तरह की एनर्जी को लेता है, किसी अन्य एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो टरबाइन भी वही काम करेगा। टरबाइन भी किसी न किसी तरह की एनर्जी को लेता है और किसी अन्य एनर्जी में कन्वर्ट करता है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये किस तरह की एनर्जी को लेता है, किस एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो अक्सर आप लोगों से पूछा जाए टरबाइन का काम क्या है, लोग कहते हैं इसका काम है बिजली उत्पन्न करना, लेकिन आपको मैं बता दूँ ये बिजली उत्पन्न करने में एक बीच में लिंक का काम करता है, इससे बिजली उत्पन्न नहीं होती है। ठीक है, तो इस चीज़ में न रहिएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ टरबाइन का काम क्या होता है, ये मैं आपको बताता हूँ। टरबाइन क्या करता है, द्रव से प्राप्त जो एनर्जी होती है, जिसको हाइड्रोलिक एनर्जी कहते हैं या वाटर एनर्जी कहते हैं, उसको ये ले करके मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। अर्थात टरबाइन का काम केवल इतना होता है कि हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, और फिर उसके बीच में आपका जो है डायनेमो लगा होता है, वो क्या काम करता है, उस मैकेनिकल एनर्जी को ले करके वो आपका शाफ्ट द्वारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो इसलिए आपको ध्यान देना है कि टरबाइन के द्वारा डायरेक्ट बिजली उत्पन्न नहीं किया जाता है, ये एक मशीन है, इसका काम होता है एक एनर्जी को दूसरे में कन्वर्ट करना। तो ठीक उसी के बाद इसी तरह पंप क्या है, पंप इसी का रिवर्स होता है। जैसे इसका काम है हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट कर देना, ठीक पंप का काम होता है क्या, मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देना। तो ये चीज़ है, मैं आपको एक बता देता हूँ। जैसे आपका एक आया वाटर पावर या आपका जो है हाइड्रोलिक एनर्जी, ये वाटर पावर जब कन्वर्ट हो मैकेनिकल एनर्जी में और ये मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाए आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ये प्रोसेस आपका चलता है। तो ये जो सीरीज होता है ये आपका टरबाइन का काम होता है। और इसी का जस्ट रिवर्स कर दें, अर्थात सबसे पहले इलेक्ट्रिक एनर्जी दें, जैसे आपका मोटर हो गया, पंप हो गया, वो पहले उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी से कन्वर्ट करते हैं, फिर उसके अंदर वर्क होता है और उससे हमको मिलता है मैकेनिकल एनर्जी, और ये मैकेनिकल एनर्जी का यूज जो होता है वो वाटर पावर अर्थात हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो जब ये सीरीज आप चलते हैं तो वो पंप का काम होता है और ये सीरीज जो चलते हैं वो टरबाइन का काम होता है। तो एक छोटा सा ये इंट्रोडक्शन था। आगे मैं डिटेल आपको क्या होता है टरबाइन, कितने तरह की टरबाइन होती हैं, इनको कैसे क्लासिफिकेशन किया जाता है, इनका फंक्शन क्या होता है, कैसे ये वर्क करती हैं, कौन कितने हेड पे वर्क करता है या पंप क्या होता है, इनका डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो आई होप आपको फ्लूइड मैकेनिक्स का ये टोटल इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया होगा। इंट्रोडक्शन का मतलब क्या है, ये सिलेबस है, इतना आप यदि पढ़ लेते हैं तो किसी भी कंपटीशन में आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी फ्लूइड मैकेनिक्स। और मैं एक बात और दावे के साथ बता रहा हूँ कि यदि इस सीरीज को आप ध्यान से देखते जाते हैं, यदि पूरा वीडियो कंप्लीट करते हैं, अच्छे से ध्यान देते हैं, तो मैं नोट्स सहित आपको बाकायदे लिखवाऊंगा और एक एक क्वेश्चन भी कराऊंगा और सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करूंगा। और आई होप आप लोग सुरक्षित रहिए। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका एक एक टॉपिक लेकर के आऊँगा। जैसे सबसे पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन है, तो अगले वीडियो में आप लोग जो है थोड़ा सा वेट करिए, अगले वीडियो में मैं इंट्रोडक्शन शुरू करूँगा। तो इसी ठीक है, ओके, बाय।